हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो बिहार प्रधान शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा है, और उसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो परीक्षा 15 मार्च और 16 मार्च को होने जा रहा है, उनमें जो है सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं, तो उनमें से टॉप 40 प्रश्न यानी कि 40 प्रश्नों का जो है संग्रह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। और बीपीएससी के पाठ्यक्रम का जो दिया गया है कि आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे, उन्हीं के सामान्य विज्ञान के आज आप लोगों के सामने 40 प्रश्न लेकर आए हैं। उनका पूर्ण विश्लेषण के साथ आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न जो है, जो कि आपको सामान्य विज्ञान से है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। बोल रहा है इनमें से मूल भौतिक राशि कौन है, निम्नलिखित में से बोल रहा है। ऑप्शन है बल है, वेग है, विद्युत धारा है और कार्य है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मूल भौतिक राशि जो है वो कुल कितनी है, तो 7 है। उनमें से आपको है समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, विद्युत धारा है, ताप है, लुमिनस है और इंटेंसिटी मोल है। तो यहाँ पे जो है आपको जो 7 मूल राशि है उसमें से एक दिया गया है, जो कि आपको विद्युत धारा दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि में क्या है, तो विद्युत धारा है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। बोल रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा, प्रिज्म, उत्तल लेंस या आपतन लेंस के द्वारा, या आपको साधारण दर्पण के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है दोस्तों संभव होता है वो आपको प्रिज्म के द्वारा संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, जिसमें लिखा हुआ है प्रिज्म के द्वारा, यही बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के बाद जो है हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी में लग गए हैं। और जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसी के अकॉर्डिंग आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान का जो है मूल यानी कि संग्रह लेके आए हैं। 40 प्रश्नों का सामान्य विज्ञान का जो है, ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और इसमें जो है आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ बताया जाएगा प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है एक अलग यूनिट है तापमान का, और उसमें जो है बोल रहा है कि वो दोनों एक समान कब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 9 बट्टा, आप लोग को लिख के बता देते हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो 9/5 सी प्लस 32 एफ प्लस 32 इंटू एफ होता है। इस फॉर्मूला पे अगर आप सेट कीजिएगा दोस्तों, -40 डिग्री पर जो है ना, यानी -40 डिग्री जब होगा तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, यानी कि लेंस की क्षमता जो दोस्तों वो किसमें मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो आपको मापी जाती है आपको डायोप्टर में, है ना। लेंस की क्षमता आपको किसमें मापी जाती है, तो डायोप्टर में। और एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा मतलब 1/मीटर होता है। तो 1D बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 1/m लिख सकते हैं, यानी 1/मीटर। तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है दोस्तों, तो डायोप्टर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बोल रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप आपको बैडन द्वीप है। कौन है, तो बैडन द्वीप। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। बोल रहा है कि इसमें जिसमें चार्ज नहीं होता उनमें वो कौन सा कण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अल्फा दिया गया है, तो अल्फा पे क्या होता है, तो अल्फा कण जो है वो हीलियम जो है वो 4+ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो माइनस चार्ज होता है। उसके बाद आपको है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और अल्फा पे जो है He+4 होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी।
हमारा अगला प्रश्न है कि ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? ओम मीटर जो है वो किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालक का, या प्रतिरोधकता का, या आवेश का? तो ओम मीटर दोस्तों जो चालक है वो आपको प्रतिरोधकता का चालक है। किसका चालक है? तो प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है उसी वही आपका करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोलना है कि सबसे गलनांक, गलने की जो डिग्री यानी कि कब वो गल जाएगा, है ना, उसका सबसे ज्यादा किसका होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। बोरोन दिया गया है, इस्पात है, सिलिकॉन है, उसके बाद आपको है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि किसका कितना जो है वो आपको किसमें जो है ज्यादा आपको बताना है कि किसमें किसका जो है वो सबसे ज्यादा गलनांक है, सबसे उच्च होता है, यानी सबसे हाई होता है गलनांक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ बोरोन है, इस्पात है, सिलिकॉन है। तो सबसे जो उच्च होता है दोस्तों वो आपको होता है इस्पात का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस्पात का। कितना होता है इसका? तो ये जो है 1538 डिग्री सेल्सियस पे ये गलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो ये 1538 डिग्री सेल्सियस पे। और जो है आपको दोस्तों जैसा कि बोरोन है, तो बोरोन कितना पे होता है दोस्तों? तो आपको -7.2 डिग्री, बहुत ही कम पे ये हो जाता है, -7.2 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरह आपको सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन जो दोस्तों आपको 1414 डिग्री सेल्सियस। और आपको जो है एल्यूमिनियम है, तो ये 660 डिग्री सेल्सियस पे ये भी गल जाता है। तो इसलिए सबसे जो उच्च हो गया वो आपको हो गया इस्पात। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? बोल रहा है सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीएनजी का मुख्य घटक पूछ रहा है। तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है आपको मीथेन, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल, याद रखिएगा दोस्तों, भारी जल कभी भी पूछ सकता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसको D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो D2O, भारी जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। और इसका नाम क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये इसका नाम होता है आइसोप्रीन का, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इसका बहुलक है, इसलिए इसको आइसोप्रीन भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? बोल रहा है क्लोरोफिल का घटक इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, और हाइड्रोजन है। तो इनमें बोल रहा है कि क्लोरोफिल का घटक इनमें से कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्लोरोफिल का घटक जो है आपको कार्बन भी होता है, आपको मैग्नीशियम भी होता है, और आपको हाइड्रोजन भी होता है। तो ये तीनों होता है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं पूछ रहा है हमसे, तो इनमें से नहीं की बात करेंगे तब ये इसका उत्तर हो जाएगा आपको कैल्शियम। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल का जो है, जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है वो आपको कैल्शियम है। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है। और क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र होता है आपको C55H72, C55H72O5। उसके बाद आपको है N4 और Mg। ये आपको होता है क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र होता है। इसको याद कर लिए, C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पौधा में जो है पानी वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है जाइलम। इसके द्वारा तो पौधों में पानी जो पहुंचाया जाता है वो जाइलम के द्वारा। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। अनुपस्थित का मतलब मौजूद नहीं नहीं होता है। किस में? कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, या केरोसिन में। बोल रहा है कि इनमें से किस में जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है? तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कांच, सीमेंट तथा मिट्टी सभी में जो है वो आपको ऑक्सीजन मौजूद होता है। और जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें जो है ऑक्सीजन जहाँ तक नहीं उपस्थित की बात है दोस्तों, तो वो केरोसिन में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? तो वो
केरोसिन में मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो उत्पन्न होता है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है और गैलानिन है या गैस्ट्रोन है ना। तो इन ऑप्शन में से इसका जो सही उत्तर होगा, अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न बोल रहा है, अग्नाशय जो द्वारा उत्पन्न होता है किसी को जो है, तो अग्नाशय के द्वारा जो है वो एक डायबिटीज बीमारी भी होती है दोस्तों। तो ये जो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा इंसुलिन। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है आपको, तब जो है वो आपको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है। तो इसका अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होने कौन सा हार्मोन, अग्नाशय द्वारा अगर हार्मोन पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। रक्त के संचरण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रक्त के संचरण में कौन मदद करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट जो है वो रक्त के संचरण में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है। देख लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्सर देखिए आप लोग यहाँ देखिए बॉकलेट या कुछ भी खरीदने जाते हैं, ऊन खरीदने जाते हैं, तो आपको अंगूरा मिलेगा, अंगूरा ऊन मिलेगा। तो अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, खरगोश है, लोमड़ी है, बकरी है, भेड़ है। तो जहाँ तक अंगूरा ऊन की बात है दोस्तों, तो ये जो है आपको खरगोश के रुए से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, तो खरगोश के रुए से। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया खरगोश, वही आपका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। बोल रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम जो गैस दोस्तों वो कौन है, तो इसको एलपीजी बोलते हैं ना, एलपीजी। एलपीजी को ही तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बोल सकते हैं। तो इसका प्रमुख घटक कौन है, तो इसका प्रमुख घटक दोस्तों आपको ब्यूटेन है। कौन है, ब्यूटेन। अब बोलेगा ब्यूटेन का जो है वो रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो आपको C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4, यानी CnH2n+2 में बनता है। तो ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको C4H10। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि पानी मिट्टी के जड़ों में, मिट्टी से जड़ों में, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों वो आपको, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परासरण कहते हैं। इनमें जो है इस प्रक्रिया में जो है दोस्तों पानी के बहुत छोटे छोटे अणु जो है अपनी अधिक जो है सांद्रता वाले क्षेत्र में से जो है बहुत ही तेजी से होता है, और इसलिए जो है इसका नाम परासरण पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है परासरण, वही आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहाँ कीट भक्षी पौधे उगने लगते हैं, और ये जो है एक मांसाहारी पौधा होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन की कमी से मिट्टी में जो है वो कीट भक्षी पौधे जो है लग जाते हैं। और ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दोस्तों वो जो खाद है और जो भी कुछ लगाया जाता है कीटनाशक जो, तो उससे जो है नाइट्रोजन को बढ़ाया जाता है मिट्टी में। हमारा अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि किस स्थित होती है, कहाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है दोस्तों। आंत में, लीवर में, किडनी में या मस्तिष्क में। तो ये इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है आपको मस्तिष्क में। कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपको मस्तिष्क में स्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, यानी कि सार्वभौमिक जो है ये स्वीकार यानी यूनिवर्सल रेसिपेंट, रिसीवर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। स्वीकार मतलब रिसीवर, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मतलब किसी से भी ले सकता है वो कौन सा ब्लड होता है ना।
कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी रिसीव कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है ए बी। ए बी एक ऐसा रक्त समूह है, ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं इसको, किसी से भी ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निमोनिया एक संक्रमण है। क्या है? निमोनिया एक संक्रमण है। किसका? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का या फेफड़ों का? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निमोनिया जो है वो एक फेफड़े का संक्रमण है। किसका है? तो फेफड़ों का संक्रमण है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी नंबर। और अगला प्रश्न है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का ध्रुवीकरण या आपको प्रकाश का व्यतिकरण। तो रात में जो है आसमान में तारे का टिमटिमाना जो है दोस्तों वो आपको प्रकाश का अपवर्तन कहलाया सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन, वही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है आपको नाभिकीय संलयन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नियंत्रण संलयन प्रक्रिया जो होती है उसी पे आधारित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नियंत्रण संलयन प्रक्रिया, तो यही इसका हाइड्रोजन बम जो है वो आपको नाभिकीय संलयन यानी परमाणु संलयन प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका कारण क्या है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वो उच्च दाब। क्या है उसका? उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, यानी कि जो प्रेशर है वो पूरा बाहर नहीं निकलता है प्रेशर कुकर में, जिसकी वजह से उच्च दाब हो जाता है और जबकि तापमान कम रहता है फिर भी उबलने लगता है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में उच्च दाब जो दिया गया है वही इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक इनमें से बोल रहा है कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट का मुख्य घटक, सीमेंट का मुख्य घटक बोल रहा है तो सीमेंट का दोस्तों चूना और पत्थर होता है। क्या होता है? चूना से सीमेंट का चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। बोल रहा है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं। क्या क्या अलग अलग होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या आपको परमाणु संख्या। अलग अलग जो होते हैं दोस्तों वो आपको होते हैं द्रव्यमान की संख्या। आपको जो अलग अलग एक ही तत्व के समस्थानिक, जिसको हम लोग समस्थानिक बोल सकते हैं दोस्तों, तो इसका जो है वो द्रव्यमान की संख्या अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है वो आपको है बॉक्साइट। कौन है? बॉक्साइट। और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या फॉर्मूला होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? तो बॉक्साइट का। और इसी से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन को पीएच का मान सबसे पीएच का मान 7 से अधिक होता है? बोल रहा है कि किसका मान जो है वो आपका पीएच जो है उसके विलयन का 7 से अधिक बोल रहा है कि 7 से अधिक किसका मतलब कि पीएच वैल्यू होता है दोस्तों? तो वो जो आपको है वो क्षारीय का होता है। किसका होता है? तो क्षारीय विलयन जो होते हैं उसका जो आपको पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से अधिक, मोर देन 7 हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्षारीय विलयन का जो है वो पीएच वैल्यू वो 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का दोस्तों वो है 7 से कम होता है। अम्लीय का क्या होता है? तो 7 से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है?
बोल रहा है किसमें जो है वो आपको आयोडीन मिली होती है। तो आयोडीन दोस्तों जो मिलने होगी बात है आपको, तो इसमें जो है आपको थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसी में जो है आपको आयोडीन मिला होता है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरॉक्सिन में जो आपको आयोडीन मिला हुआ होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि एड्स जो है वो किसके कारण होता है। एड्स बीमारी जो है वो किसके कारण होता है। हेलमिनथ, जीवाणु, कवक या विषाणु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपको, क्या होता है, तो ये एक वायरस वाला बीमारी है, यानी कि विषाणु वाला बीमारी है। तो विषाणु जनित रोग है, वायरस जिसको लोग बोलते हैं। एड्स क्या है, एक वायरस जनित रोग है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डाउबली चार्ज आयन होते हैं। अल्फा कण जो है वो किस डैश के, यानी डैश है, इस पे जो है कौन क्या आएगा, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। तो अभी पिछले ही इसमें देखे थे दोस्तों कि अल्फा कण में क्या है, तो हीलियम था। क्या था, तो हीलियम पे जो है द्विआवेशित चार्ज आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है हीलियम, वही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न जो दोस्तों की हमारा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में, कितने मिनट में, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। तो सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट 16.166 लग जाता है। कितना लग जाता है, तो 8 मिनट 16.16 लग जाता है। कितना लग जाता है, 16 सेकेंड लग जाता है। 8 मिनट और 16.16 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो आपको अदिश राशि है। तो अदिश राशि की जहां तक बात करें दोस्तों, तो वो आपको है प्रेशर। कौन है, प्रेशर, यानी कि दाब। प्रेशर जो है वो आपको अदिश राशि है इनमें से, यानी बाकी जो है सब सदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। किस राशि का जो है मात्रक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपको स्ट्रेन। क्या होगा, स्ट्रेन, यानी विकृति का जो है वो मात्रक, राशि का मात्रक नहीं है। इसी का विकृति का जो है मात्रक नहीं है, बाकी सभी का है। अगला वाला प्रश्न दोस्तों कि हर्ज में क्या नापा जाता है। हर्ज जो होता है, हर्ज, इसमें क्या नापा जाता है दोस्तों। तो हर्ज में जो है आपको आवृत्ति नापा जाता है। क्या नापा जाता है, तो आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो में दिया गया है आवृत्ति, उसको किस में मापा जाता है, तो हर्ज में। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि शरीर का तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम। तो शरीर का तापमान दोस्तों आपको हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे रहता है दोस्तों, दिमाग में रहता है। तो यही जो आपको हमारे शरीर को जो है नियंत्रित करता है, जो कि आपको शरीर के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में रहता है, और यही हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा जो आपको वो किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा की बात करें दोस्तों, तो ये जो आपको एमीटर से नापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो एमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो दोस्तों वाट की, इसकी क्या इकाई है, तो वाट की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक शक्ति जो है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वाट की इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, तो वाट है। पूछेगा विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र, रसायन यानी केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो आपको कहा जाता है लेवोजियर को। किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, लेवोजियर को। मॉडर्न केमिस्ट्रियन को, केमिस्ट्रिशियन को बोल सकते हैं हम लोग। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस, यानी कि एक गैस है लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है, जिसे आप सूंघ लीजिएगा तो अपने आप हंसते रहिएगा, किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो आपको है नाइट्रस ऑक्साइड। किसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और इसका फॉर्मूला होता है N2O। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और ये हंसने वाली गैस है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। बोला इनमें से कौन है जो एक तत्व नहीं है। तो इनमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, धातु है, अधातु है, गैस है, उपधातु है।
तो धातु भी है, अधातु भी है, इन सब में जो है वो एक सब जो है एक तत्व है, जबकि गैस जो है वो दोस्तों वो तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी का पीएच मान क्या होता है। तो पानी का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, सामान्यतः जो ये 7 होता है। क्या होता है ना, पानी का पीएच मान जो शुद्ध पानी का पीएच मान यानी कि प्योर वाटर का जो मान होता है वो आपको 7 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें। ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित होता है किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों, तो ये जो आपको है केरोसिन में। किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये आपको केरोसिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही आपका करेक्ट उत्तर है। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है, तो केरोसिन में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, और आज की जो सामान्य विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट सेशन था उसका जो अंतिम प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राकृतिक रबड़ जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। दोस्तों हमारा सेशन आज का जो है सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये सामान्य विज्ञान का पहला मॉडल था। हम आप इसी तरह के अलग अलग तरीके से, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जैसे आपका पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान है, सामान्य जीके और जीएस है, उसके बाद जो आपको है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, या आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और चैनल पे आप जो है बने रहें और वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।